नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं सुरेंद्र कुमार मील पहली क्लासेस नवगढ़ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि नेट, सेट, रेट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी प्रतियोगी एग्जाम्स जितने भी हैं उन सभी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। यहाँ हम बात करते हैं ज्वार भाटा की। सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे क्या क्या है ये, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले अर्थ के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ज्वार भाटा, इसमें दो शब्द हैं, एक तो ज्वार है और एक भाटा है। यहाँ आप देखेंगे कि ज्वार का मतलब क्या होता है। ज्वार की यदि बात करते हैं, ज्वार का मतलब होता है महासागरीय जल का ऊपर उठना। अब जो महासागरीय जल ऊपर उठेगा वो वापस क्या होगा, नीचे गिरेगा। मतलब भाटा, भाटा का मतलब क्या हुआ, जल का नीचे गिरना। अब ये जल का, महासागरीय जल का ऊपर उठना नीचे गिरना ये क्यों होता है, इसका मतलब ज्वार भाटा वैसे है क्या। जल, महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरने की जो प्रक्रिया उसमें कहलाती है ज्वार भाटा। अब बात ये आती है कि ज्वार भाटा आता क्यों है, तो उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से दो बल कार्य करते हैं। दो बल कौन कौन से हैं, एक तो मैं आपको बताऊं कि सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण बल, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है आपका पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। यानी ये दो बल ऐसे हैं जिनके कारण से क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इन दोनों बलों के कारण, यानी सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है इसके कारण तो आता है प्रत्यक्ष ज्वार भाटा, और इस बल के कारण से आता है अप्रत्यक्ष ज्वार भाटा। तभी क्या है, पृथ्वी में बैलेंस रहता है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सूर्य एस, ये आपका क्या आ गया एम चंद्रमा, ये आपकी क्या आ गई पृथ्वी। ठीक है, अब देखो सूर्य चंद्रमा इनके जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण से ये जो जल है, ये जल क्या करता है, इसकी ओर एक उभार बनाता है। इनको बोलते हैं ज्वारीय उभार। ठीक है, क्या है ये ज्वारीय उभार। यहां मैं एक चीज बताऊं, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों के बलों की बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा जो बल है वो किसका लगता है। हालांकि सूर्य बड़ा है, ये छोटा है, आप सोच रहे होंगे इसका लग रहा है, नहीं, इस सबसे ज्यादा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो किसका, चंद्रमा का लग रहा है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के क्या है, नजदीक है, और ये पृथ्वी से क्या है, दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहां पर इसकी बात करते हैं तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी बात करते हैं तो ये 3.84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये पास हो गया। यानी यहां पर इसका जो बल लगता है वो तो कितना लगता है 5%, और इसका जो बल लगता है वो कितना लगता है 11। कई बार ये आता है कि ये 4 लगता है और ये 9 लगता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता है, 11/5 होता है। यानी इसका बल जो है वो इसके बल से कम लगता है। आप ये कह सकते हो बल तो कम इसी का, अब लैंग्वेज कैसे भी चेंज कर सकते हो, तो आप ये हल करना चाहो तो कर सकते हो उसको, यानी 2.17, थोड़ा बहुत पॉइंटों में कम ज्यादा हो सकता है।
यानी चंद्रमा जो है उसकी पर बात करते हैं तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना 2.17 गुना ज्यादा लगता है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2020 में जनवरी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप ध्यान करेंगे इसके बारे में। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। क्यों लगता है? क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी के नजदीक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये इधर पृथ्वी के उभार बन गया। अब ये जल इधर जो है, इधर पृथ्वी क्या हो गई, असंतुलित हो गई। तो यदि ऐसा ही रहता तो क्या होता कि हम पता नहीं कहां चले जाते, हमारी पृथ्वी का ही पता नहीं रहता कहां, इम्बैलेंस हो जाती वो। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां भी इसकी ओर इधर एक बल लगता है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल, जो कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो इधर भी क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूं यहां तक, इधर भी बल लगा तो इधर भी बल लगने के कारण से क्या बन गया, ये एक ज्वारीय उभार बन गया। इधर भी क्या बन गया, एक ज्वारीय उभार बन गया। ठीक है, अब ये ज्वारीय उभार बन गया, ये तो किसके कारण से बना है, ये किसके कारण से बना बेटा, ये बना है आपका अपकेंद्रीय बल के कारण से। किसके कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। अब पृथ्वी क्या होगी, बैलेंस होगी, हुई कि नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, यहाँ पर संतुलन। कहने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको अपकेंद्रीय बल क्या करता है, संतुलित करता है। क्या करता है, इसको संतुलित करता है। यहाँ आप एक चीज और देखेंगे कि एक दिन में यहाँ पर 2 ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, और दो ही तो ज्वार आते हैं, 2 ही क्या आते हैं, भाटा आते हैं। कैसे आते हैं देख लीजिए, यहां पर ज्वार जो आया वो कौन सा आया, अप्रत्यक्ष। कौन सा आया, अप्रत्यक्ष आया। यहां पर कौन सा आएगा, प्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, फिर यहां देखो, ये तो पानी ऊपर उठा है, पानी भी वापस नीचे आ रहा है। यहां क्या आ गया बेटा, भाटा आ गया, और यहां क्या आ गया, भाटा। समझ रहे हो मेरी बात आप? अब देखो ये होता कैसे है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं। ये जो पूरी प्रोसेस है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, छोटा सा बता रहा हूं आपको, और ये चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्ष में क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है इसके। अब देखो यहां होता क्या है कि जब ये पृथ्वी घूर्णन कार्य करती है, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये कोई एक स्थान है ए, ये हो गई आपकी अर्थ और ये हो गया आपका मून। अर्थ को क्या कर लेता है, यहां आता है तो 24 घंटे में आ जाता है, और ये मून है ना, ये यहां तक आती है तो इसको क्या है, 24 घंटे और 52 मिनट लगते हैं इसको। समझिए मेरी बात, यानी पृथ्वी तो है, यहां से उसने घूर्णन किया, यहां से घूर्णन किया, ये घूमते हुए इस प्रकार से यहां आ गई, एक दिन में 24 घंटे में आ गई। अब इसकी मैं बात करता हूं, ये मून है, ठीक है ना। चंद्रमा की मैं बात करूं तो इस चंद्रमा का पथ है, उसको यहां एक बार इंडिकेट कर रहा हूं, ये आपका पूरा क्या हो गया, मून हो गया। चंद्रमा पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण काल क्या होता है, अलग अलग होता है। यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि परिक्रमण और परिभ्रमण होता क्या है, इसके बारे में पता होना जरूरी है। मैं लिखूं यहां पर, एक तो होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण की बात करते हैं तो ये किसी पिंड के चारों ओर, और इसमें क्या होता है, अपने ही अक्ष पर घूमना। ठीक है, ये आप ध्यान करेंगे। यदि किसी पिंड के चारों ओर घूमने की क्रिया होती है तो वो परिक्रमण कहलाएगा, परिक्रमा जिसको बोलते हैं। जैसे 24 कोशी लोहागर की परिक्रमा है तो वो परिक्रमण से याद रह जाएगा आपके। तो ये अपने ही अक्ष पर घूमते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलो आगे देखते हैं। अब सूर्य का परिक्रमण काल जो होता है ये तो कितना होता है, परिक्रमण 365 से 1/4 दिन होता है, और परिभ्रमण अपने ही अक्ष पर घूमने की बात मैं आपको बताऊं ये कितना होता है, 24 घंटे होता है। कितना होता है ये, 24 घंटे। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ इसकी, चंद्रमा की जब बात बताऊं आपको, तो चंद्रमा का जो परिक्रमण
कितना होता है, 28 दिन होता है। सही अगर देखा जाए, मैं सही बता रहा हूं यहां पर, ये होता है आपका 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड में क्या करता है, पूरा चक्कर लगाता है। समझे मेरी बात? अब देखो, ये पृथ्वी थी, ये तो यहां घूम करके आ गई। अब ये क्या होगा, ये जैसे यहां से घूमना शुरू किया, 7 दिन में ये यहां आएगा, 14 दिन में यहां, 21 दिन में यहां और फिर 28 दिन में यहां आ जाएगा। ठीक है, देखो अब आप ये देखेंगे कि इस प्रकार से जो घूम रहा है, तो यहां जब ये पृथ्वी तो घूम करके आ गई ना एक दिन में, पूरे में, ये एक दिन में कहां आएगा, ये मान लीजिए कि 4 दिन हो गए, तो एक दिन में यहां आएगा। यानी लगभग आप ये देखिए कि यहां स्थिति थी तो ये कहां तक पहुंच जाएगा, यहां। अब पृथ्वी तो यहां से घूमना शुरू करके यहां तक आई और ये चंद्रमा कहां आ गया, यहां आ गया। अब पृथ्वी का ये भाग चंद्रमा के सामने आएगा ना, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 52 मिनट लग जाएंगे। कितना समय लग जाएगा बेटा, 52 मिनट। इसलिए एक स्थान पर ज्वार भाटा आने के बाद पुनः उसी स्थान पर ज्वार भाटा कितने समय बाद में आता है, 52 मिनट बाद। यानी यहां पर आपको मैंने बताया ज्वार भाटा आ गया, यहां पर ज्वार आया, यहां फिर क्या आएगा, भाटा। ये तो क्या आ गया, ज्वार, ये क्या आ गया, भाटा, फिर ये क्या आ गया, ज्वार, फिर ये क्या आ गया, भाटा। इस प्रकार से यहां पर ज्वार आने के बाद में भाटा आएगा और फिर आएगा ये ज्वार। यानी एक स्थान पर ज्वार भाटा आने के बाद में दूसरे स्थान पर ज्वार वो कितनी देरी में आएगा, 26 मिनट बाद आएगा। कैसे, यहां आ गया, दोबारा यहां आएगा तो कब आएगा, 52 मिनट बाद। यानी यहां पर दोबारा आएगा तो 24 घंटे 52 मिनट बाद में आएगा। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो यहां कब आएगा, यहां आएगा 12 घंटे और 26 मिनट बाद में। अब इधर देखिए आप, यहां मैंने कहा 24 घंटे और 52 मिनट, पता है ना अभी मैंने आपको, ये यहां पर आ गया, यहां आने के बाद में इधर आएगा 6 घंटे और 13 मिनट बाद। 6 घंटे 13 मिनट बाद में क्या आ जाएगा, पानी वापस नीचे आएगा, भाटा आ गया। फिर इसके 6 घंटे 13 मिनट बाद में वापस क्या आएगा, ज्वार। तो देखो 6 और 6 12 घंटे हो गए, 13 13 26 मिनट हो गई, यहां ज्वार आ गया। आ गया, ये किसके कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल। ये यहां पर ज्वार किसके कारण से आएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण से। अब देखो फिर यहां पर वापस 6 घंटे 13 मिनट बाद में क्या आ जाएगा, ज्वार आ गया, फिर वापस क्या आ गया, भाटा, फिर वापस क्या आएगा, ज्वार। इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पर पूरा का पूरा ये देखना चाहते हैं तो 6 घंटे 13 मिनट, यानी प्रत्येक 6 घंटे 13 मिनट बाद में क्या आता है, भाटा, फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद में क्या आता है, ज्वार आता है। यहां प्रश्न ये बनता है, एक स्थान पर ज्वार आने के बाद पुनः उसी स्थान पर ज्वार भाटा कब आएगा, 52 मिनट बाद आएगा। एक स्थान पर ज्वार आने के बाद दूसरे स्थान पर ज्वार कब आएगा, 26 मिनट बाद। दूसरे स्थान पर ज्वार कब आएगा, 26, उसी स्थान पर कब आएगा, 52 मिनट बाद। देखो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्वार है, अप्रत्यक्ष ज्वार दोबारा कब आता है, 52 मिनट की देरी। सुनना ध्यान से, अप्रत्यक्ष ज्वार है ये दोबारा कब आएगा, 52 मिनट बाद। अप्रत्यक्ष ज्वार के बाद में जो ज्वार आता है वो कौन सा आता है, प्रत्यक्ष, वो कब आएगा, 26 मिनट बाद। समझ रहे हो मेरी बात, प्रत्यक्ष ज्वार दोबारा कब आएगा, 26 मिनट बाद, दोबारा 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 दोबारा। ये देखो कितने देर बाद में, 52 मिनट बाद में आएगा। ये प्रत्यक्ष था, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कब आएगा, यहां से यहां जो 13 13 26 मिनट होगी। समझ रहे हो मेरी बात, यानी एक प्रत्यक्ष आ गया तो दोबारा प्रत्यक्ष 52 मिनट बाद, एक अप्रत्यक्ष आ गया दूसरा कब, 52 मिनट बाद में अप्रत्यक्ष आएगा। पहले प्रत्यक्ष आ गया तो दूसरा अप्रत्यक्ष 26 मिनट बाद में आएगा। ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किस कारण से आते हैं मैंने आपको बता दिया है। यहां ये बात आपकी क्लियर हो गई है। समय का अंतर है वो भी बता दिया मैंने, किस प्रकार से समय का अंतर इनमें पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात,
यहाँ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 52 मिनट का जो समय का अंतर पाया जाता है ये क्यों पाया जाता है। मैंने तो हालांकि आपको बता दिया है, लेकिन मैं लिखने की दृष्टि से आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि ये 52 मिनट का जो डिफरेंस है क्यों है। 52 मिनट का अंतर का कारण क्या कारण है? दो कारण हैं, ये सेकंड यूनिट में प्रश्न आया हुआ है। दो कारण कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करते हैं। एक तो देखो मैंने क्या बताया, पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है 24 घंटे में, ठीक है, एक दिन में हो गया। तो पृथ्वी का तो क्या हो गया, पृथ्वी का परिभ्रमण मतलब घूर्णन, और चंद्रमा का क्या हो गया, परिक्रमण। ये आपके आरएस आईएएस में भी प्रश्न आया हुआ है, ध्यान कर लेना कि पृथ्वी का परिभ्रमण और चंद्रमा का परिक्रमण ये दो ही ऐसे कारण हैं जिसके कारण से ज्वार भाटा के समय में क्या पाया जाता है, अंतर। यहां पर मैं परिक्रमण की बात कर रहा हूं, चंद्रमा की, अपने अक्ष पर घूमने की बात नहीं कर रहा हूं। यदि वहां ऑप्शन में आ जाए चंद्रमा का परिक्रमण, तो ये चंद्रमा का परिक्रमण मतलब घूर्णन है ना, ये प्रभावित नहीं करता है। इसको आप, ये घूर्णन हो गया दैनिक गति, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, चंद्रमा का परिक्रमण जो है वो ज्वार भाटा के समय को प्रभावित करता है, परिभ्रमण नहीं करता है। समझे, घूर्णन है ना, वो किसी भी प्रकार से ज्वार भाटा के समय को प्रभावित नहीं करता है। ये अपने दिमाग में बैठा लेना ये बात अच्छी तरीके से, ठीक है ना बेटा। अब ये समझ में आ गया होगा, ये चांद वाली बात, अरे मेरे चांद की टुकड़ों आएगी या नहीं है, समझ में आ गई ना। ये यहाँ एक चीज मैंने आपको ये भी बताई, ये देखो चांद वाली बात मैंने बताई ना, ये चांद, तो ये चांद एक ही है, ये चांद क्या है, ये एक ही है। ये जब घूमेगा ना, जैसे यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं एक बार, ये वाली चीजें वापस, ये 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड, ये मैंने आपको बता दिया समझाने की दृष्टि से। देखो मैं यहां पर आपको क्या बताने जा रहा हूं, मैं यहां पर आपको ये बता रहा हूं कि ये क्या थी आपकी पृथ्वी, और ये इसके चारों ओर क्या हो रहा है, चंद्रमा चक्कर लग रहा है, इस प्रकार से लगाता है। यहां कला बताऊं मैं, ये हो गया, ये ठीक है। अब देखो मैंने आपको इसमें यही तो बताया ना कि इसको 4 भागों में डिवाइड कर दो, ये तो ऐसे घूमता है। ये पूरा का पूरा क्या है, इधर काला, एम की बात कर रहा हूं मैं, ये इधर क्या आ गया, फिर एस आ गया, मतलब सूर्य आ गया, और ये क्या बता रहा हूं, एम, ये सारे क्या है, एम। अब देखो ये मेरे चांद के टुकड़ों, ये सारे चांद नहीं है, एक ही चांद है। ये चांद इस प्रकार क्या करता है, चंद्रमा इसके परिक्रमण करता है, ध्यान कर लेना आप इसके। ये चांद एक ही है, ये यहां जाएगा, फिर यहां, और यहां आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अमावस्या, सॉरी पूर्णिमा। ये पूरा ब्लैक है, यहाँ क्या है, अमावस्या, जिसको आप क्या बोलते हैं, यहाँ अमावस्या है, उसको आप नए चांद की रात भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, नए चांद की रात, ठीक है। अब इसको मैं देखो, अब चेंज करता हूं, ये तो ध्यान हो गया आपके। अब इनको मैं इस प्रकार विभाजित करता हूं। यहां आप आगे वाले में बताऊंगा, हालांकि मैं इसमें केवल इतना ही ध्यान कर लो कि ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी हो गई। अब यहां पर मेरे को ये बताइए, इसमें मैं मिटा रहा हूं इसको, तो ये सूर्य तो यहां रहेगा, ये मून जो है चंद्रमा, ये इस प्रकार आएगा, तो एक बार ये यहां भी तो आएगा ना, जैसे ही आया, ठीक है। तो यहां जब ये आया है, यहां तो मैंने क्या कहा, अमावस्या, नए चांद के बाद, फिर ये यहां इस प्रकार घूर्णन करता हुआ यहां आएगा ना। यहां आने के बाद में हम बात करते हैं, तो यहां जब ये आएगा तब पूर्णिमा होगी। क्या होगी, पूर्णिमा, यानी ये तो इसका प्रकाश जो है वो यहां नहीं आ पाएगा,
और यहाँ क्यों, क्योंकि ये क्या है बीच में आ गया और यहाँ पर आसानी से पृथ्वी जो है उस पर प्रकाश आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो देखिए इसके मैं बारे में आपको आगे बताता हूँ अभी, ठीक है, किसमें प्रकार में बताएंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। यहाँ दो बातें क्लियर होगी, एक तो अर्थ हो गया उत्पत्ति और एक समय में अंतर वाली बात हमें क्लियर हो चुकी है। चलो देखते हैं आगे। मुझे मेरे चांद के टुकड़ों से भी ये उम्मीद होगी कि ये प्रश्न यहां से शायद गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये आप ध्यान ही करेंगे इसके बारे में बेटा। दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन ज्वार भाटा का कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, पूछिए, आप जवाब मैं दूंगा, कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन क्यों ना हो आप, क्योंकि जब ज्वार भाटा आप पढ़ रहे हो तो वहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आप विशेष ध्यान करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। ज्वार भाटा की हम बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या है सूर्य, ये क्या है चंद्रमा, ये क्या है पृथ्वी। समझ गए? अब देखो, अब यहां पर तीनों की स्थिति की हम बात करते हैं तो ये तीनों की स्थिति जो है वो क्या है एक दूसरे की दिशा में, अर्थात यहां अपन टोपिक लेते हैं प्रकार, किसके प्रकार, ज्वार भाटा के, और ज्वार भाटा के प्रकार को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को अपन लेते हैं सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी की स्थिति के आधार पर, ठीक है, ये सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होगी। इसके आधार पर बात करते हैं, एक करते हैं अपन आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति जानते हो ना बारंबारता की, वे कितनी बार आता है कैसे आता है, तो एक तो आपका ये हो गया। पहले तो अपन ये लेते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो ये इस प्रकार से घूर्णन करेगा तो एक स्थिति में तो जो चंद्रमा है वो यहां भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं पहली स्थिति बताता हूं आपको। पहली स्थिति में कंडीशन क्या होगी, एस एम और ए, एस एम और ए, ये जब स्थिति होती है, ठीक है ना, ये स्थिति कब होती है, यहां पर सबसे मेन बात तो ये आती है कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक शिफ्ट में होते हैं ना, उसको बोलते हैं सीजीपी। ये स्थिति होती है कब, अमावस्या के दिन। एक स्थिति में ये घूमता हुआ यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, एस ई और एम, ये एम कहां गया, अब यहां आ गया। कई बार आप क्या करते हैं, कई बार आप ये कर देते हैं, सूर्य को आप यहां इस प्रकार लेके आते हैं, तो आपको पता है कि ये स्थिति तो कभी बन ही नहीं सकती, एस और एम, क्योंकि चंद्रमा जो है ये इसके चक्कर थोड़ी ना लगाता है, नहीं लगाता ना, तो ये स्थिति तो कभी बन ही नहीं सकती। तो आपको इसमें तो ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। देखो यहां आपने अभी भी देखा कि इस प्रकार की स्थिति यदि बनी वो अमावस्या के दिन बनेगी, नए चंद्रमा की रात इसको बोलते हैं। ये कब है, पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन। इस स्थिति को क्या हो, ये स्थिति कब होगी, सूर्य ग्रहण। इस स्थिति में क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा, और इस स्थिति में क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है।
यहां पर। क्यों? इसमें सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, कैसे होगा? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें इधर से आएंगी और इसकी छाया इस पर पड़ेगी, तो ये क्या होगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इधर क्या है? ये पूर्णिमा है, तो इस प्रकार से ये चंद्र ग्रहण हो गया। दूसरी चीज इसमें आप ये देखेंगे, इसको तो क्या बोल देते हैं? युति, और इसको क्या बोल देते हैं? वियुति, और इन दोनों को क्या बोल देते हैं? सिजिगी। मतलब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों जब एक सिद्ध में हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिजिकी बोलते हैं। अब देखो यहां पर, यहां इसको मैं याद रखने की दृष्टि से आपको बताऊं, ये क्या हो गया? सेम। क्या हो गया? ये सेम। एक बार याद रखो, आप ऐसे भी आप याद कर सकते हो इस प्रकार से, बाकी आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये हो गया सेम, ये इसमें, इसको छोड़ दो एक बार। सेम यानी ये जो घटना है ये कब होगी? पूर्णिमा के दिन होगी, ठीक है। जिसमें मामा है ना, वो सारा इसी में हो जाएगा। जैसे ये पूर्णिमा, सेम पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन होगी, बच गया वो अमावस्या के दिन। उसके बाद में चंद्रमा और सूर्य की बात करते हैं, चंद्रमा में भी क्या आ गया? मां आ गया, तो चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर तो ये सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण, तो यहां आप देखेंगे कि इसमें दो ही नाम है, युति वियुति में इसमें दो नाम है, चंद्रमा में तीन, तो इसमें कितने? तीन। तो ये घटना तो क्या होगी? सूर्य वाली तो युति होगी, सूर्य ग्रहण वाली, और ये चंद्र ग्रहण वाली क्या होगी? वियुति होगी, और ये पूरी क्या होगी? सिजिकी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से याद कर लेना। एक तो इसमें है और एक सेम, सेम वाला आप याद कर लेना। सेम मैं आ रहा है, तो मैं किस में आएगा? चंद्रमा में आएगा, चंद्रमा आ गया, फिर पूर्णिमा आ गया, ठीक है। अब चंद्रमा में युति आएगा या वियुति? क्योंकि चंद्रमा तीन नाम होगी तो वियुति आएगा। सूर्य ग्रहण वाले में क्या आएगा? युति आएगा। इन दोनों को क्या बोल देंगे? सिजिकी। शायद मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। चलो अब देखो, यहां एक चीज मैं और बताता हूं आपको। ये तो एक सामान्य सी बात होगी इसके आधार पर। अब मैं बताता हूं इसकी स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा है उसके दो प्रकार है। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आपका दीर्घ ज्वार, और दूसरा है आपका लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार को वृहद ज्वार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वो वृहद ज्वार भी कहते हैं। इसी को बसंत ज्वार भी कहते हैं, ठीक है। लघु ज्वार की बात करते हैं तो इसको निम्न या नीप ज्वार भी कहते हैं। निम्न या नीप ज्वार। ये बसंत और नीम की बात करता हूं, ये डीएसएसबी में क्वेश्चन पूछा गया, इसे याद करेंगे आप, कई बार ये हो जाता है। तो यहां देखो, दीर्घ ज्वार या वृहद ज्वार की अपन बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि सामान्य जो ज्वार आता है ना, सामान्य ज्वार भाटा की तुलना में इनका जो पानी होता है वो क्या होता है? 20% अधिक ऊंचा। साधारण ज्वार की अपेक्षा क्या होते हैं? 20% अधिक ऊंचे होते हैं। और लघु या निम्न ज्वार की बात करते हैं तो ये साधारण ज्वार जो होता है उससे 20% क्या होते हैं? नीचे होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं अभी। इसको तो आपने ध्यान कर लिया होगा एक बार। चल उतार लेना इसको अलग से, ये बेटा ध्यान कर लेना कि ये इस प्रकार की स्थिति है, तो ये अमावस्या होगी यहां, और ये क्या हो गया? सूर्य ग्रहण। इधर ये आ जाएगा, फिर यहां नहीं रहेगा, यहां एम आ जाएगा, तो ये क्या होगा? पूर्णिमा के दिन होगा, और इसको चंद्र ग्रहण अपने बोलते हैं, ठीक है। इतना मैं एक बार वापस मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये आपकी है पृथ्वी और ये आपकी चंद्रमा, ठीक है। देखिए यहां पर इसको मैं लिख देता हूं, ये आपका एम है और ये आपका एस है, ठीक है। जब दीर्घ ज्वार की परिभाषा बता रहा हूं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, ये यहां भी हो सकता है, ये एम यहां भी हो सकता है चंद्रमा। अरे मेरे चांद के टुकड़ों, अभी भी मैंने बताया कि ये चांद वही एक ही है, ये ऐसे इस प्रकार से घूमता हो जाता है,
यहाँ आप करेंगे परिक्रमण, तो ऐसे मत कर लेना कि यहाँ भी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं, चांद तो एक ही होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे युद्ध का चांद होता है। अब देखो यहाँ दो स्थिति बन गई, मैंने अभी बताया था, एक बन गया SME, ए क्या बन गया, जब ये इधर आ जाएगा तो ये S फिर E अर्थ M का मून, दो स्थिति बन गई। अब देखो यहाँ इन दोनों स्थितियों में जो ज्वार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ ज्वार। मतलब क्या हुआ, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा की एक कंडीशन तो ये होगी, एक में ये हट जाएगा, एक ये होगी, तीनों को दोनों बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर इसको बोलते हैं दीर्घ ज्वार। सामान्य ज्वार जो आता है ना उससे 20% जल जो क्या है वो अधिक ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है, इन दोनों का बल लगता है, यहां पर इन दोनों का क्या लगता है, बल लगता है। अब यहां पर तो इनका बल लगा तो उठ गया ऊपर, इधर से इसका भी लग रहा है, इधर से इसका भी लग रहा है, तो भी जल क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, इसलिए दीर्घ आ गया। लेकिन अगली कंडीशन की मैं बात करता हूं, तब ये यहां से क्या होगा, फिर ये यहां आ गया और एक मान लीजिए घूमता हुआ इस प्रकार से यहां, दोनों में से कोई भी एक स्थिति ले लो, चाहे तो आप इस प्रकार ये ले लो या फिर आप चाहे ऐसे ले लो, बात तो एक ही है ना। तो यहां पर देखो चंद्रमा है, ये भी क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये इधर सूर्य क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये स्थिति जो बनी ना, ये कौन सी बन गई, समकोणिक स्थिति बन गई। कौन सी बन गई, ये समकोणिक। एक तो ये बन गई SME, एक आप बना सकते हो SEM, समकोण 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये दोनों, ये अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा, चाहे ऐसे ले लो, समकोणिक स्थिति तो बनेगी ना। इस समकोणिक स्थिति पर क्या होता है, जब ये दोनों अपनी अलग अलग दिशाओं में इनको खींच रहे हैं तो पानी क्या होगा, सामान्य ज्वार की तुलना में थोड़ा कम ऊपर उठेगा, यानी 20% क्या होगा, नीचे ज्वार आएगा। यहां पर ऐसी स्थिति यदि हो जाती है तो उसमें 20% क्या है, नीचा ज्वार आता है। आता है कि नहीं आता है। अब देखो, जब आपको मैंने ये कहा कि इस प्रकार की कंडीशन है, पहले वाली कंडीशन की बात कर लेते हैं एक बार, आप दोबारा बने कि ये कंडीशन बनी थी, यहां पर था, ये तीनों के तीनों क्या थे, एक सीधी रेखा में है कि नहीं है, तीनों ये एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में हैं तो दो स्थितियां बनती हैं, युक्ति और वियुक्ति की, और दोनों स्थितियों में कौन सा ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार आता है, ठीक है ना। अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत ज्वार आता है, ये आप ध्यान करेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं लघु ज्वार या निम्न ज्वार की। तो लघु ज्वार या निम्न ज्वार की बात करें तो इस प्रकार समकोणिक स्थिति बन गई, बनी ना यहाँ पर। और इस समकोणिक स्थिति की जो बात बताऊं आपको कि ये अर्थ है, इस प्रकार से ये मून हो गया आपका, और ये यहाँ एक स्थिति तो ये बन जाएगी और एक स्थिति आपकी ये बन जाएगी। यहां आप ये देखेंगे कि इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि चंद्रमा की कला की कौन सी दशा में लघु ज्वार आते हैं। तो यहाँ पर कला की मैं आपको बात बताऊं, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे, क्योंकि मैंने आपको दीर्घ ज्वार के बारे में बता दिया कि जब तीनों, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, ये दो स्थिति होती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, तब क्या आता है, व्रत ज्वार। और जब समकोणिक स्थिति होती है ना, तो कौन सा आता है, लघु ज्वार आता है, ठीक है ना। ये तो कब आते हैं, दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आएंगे, ये आएंगे आपके अमावस्या और पूर्णिमा को। और ये कब आते हैं, ये यहां पर आते हैं, ये सप्तमी या अष्टमी को, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आते हैं। कैसे, देख लीजिए, जैसे ये आपकी हो गई ई अर्थ, ये यहां पर चंद्रमा, ऐसे आते हैं। ये पूरा ब्लैक है, अमावस्या है, ये पूरा व्हाइट है, पूर्णिमा है, अभी भी मैंने आपको बताया था। अब देखो, ये अमावस्या, जब ये इधर आता है इस प्रकार से सफेद की ओर आता है तो इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और ये इस प्रकार से ब्लैक होता जाता है, इसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कला बता रहा हूं चंद्रमा की, ध्यान से सुन लेना। यहां पर ये 25% क्या हो जाता है, सफेद, बाकी पूरा क्या रहता है,
ब्लैक। ये 50% क्या हो जाता है सफेद, बाकी क्या रहता है ब्लैक रहता है। ठीक है, फिर ये 25% यहां पर देखेंगे आप 25% क्या रहता है ये ब्लैक, बाकी क्या हो जाता है व्हाइट। यानी आप इसी प्रकार पूरे को देखते हैं तो ये पूरा सफेद है, फिर ये 25% क्या रहेगा आपका, ये 25% ब्लैक रहेगा। ठीक है, यहां पर ये 50% हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 50%। यहां पर ये 25% क्या रहेगा केवल सफेद, बाकी पूरा क्या रहेगा ब्लैक। देख लीजिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ये 25% क्या है 25% सफेद और 75% क्या है काला। ये 50-50% है दोनों, इधर से मैंने इधर कर दिया। इसकी बात करते हैं, ये 75% क्या है सफेद, ठीक है, और 25% क्या है ये काला। ये पूरा सफेद है, पूर्णिमा होगी। यहां पर वही स्थिति है कि 25% तो क्या है काला और 75% क्या है सफेद। ये 50-50 है, 50/50। ये 25% तो क्या है बेटा 25% सफेद और 75% काला। यहां आप देखोगे आप, ये पूर्णिमा या अमावस्या, ये पूर्णिमा होगी, ये 25% सफेद और 75% काला है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है क्रिस्टल। 25 सफेद 75 काला क्या कहलाती है क्रिस्टल। ये इधर सफेद की ओर आ रहा है ना, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया शुक्ल पक्ष, ये काला होता जा रहा है, क्या हो गया कृष्ण पक्ष हो गया। ये 50%, तो ये जो स्थिति बनी इसको बोलेंगे अंतिम चतुर्थांक। ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं गिब्बस। क्या बोलते हैं गिब्बस। यही 75 सफेद 25 काला, 75 सफेद 25 काला, ये स्थिति भी क्या हो गई गिब्बस। ये जो 50-50 वाली ये क्या होगी, ये आपकी होगी प्रथम चतुर्थांक। अब इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, चंद्रमा की कला की बात कर रहे हैं ना बीच में। ये हो गया प्रथम चतुर्थांक, और ये भी क्या हो गया क्रिस्टल। यानी ये जो वाली स्थिति है ना 25 और 75 वाली, 25 सफेद 75 काला, क्रिस्टल है दोनों। ये 50 ये अंतिम चतुर्थांक हो गया, ये प्रथम हो गया। ये 25 काला और 75 सफेद वाले दोनों यानी क्या है गिब्बस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कला बताई, शायद ही आपको किसी ने पढ़ाई होगी या शायद ही आपने कहीं से पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने इसमें बताया, इसको अपन क्या करते हैं 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको दोबारा बहुत ही अच्छे तरीके से और बताता हूँ कि मैंने आपको अभी भी क्या कहा, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है इसलिए मैंने सबसे पहले ये कहा कि अपन बात करते हैं दीर्घज्वर की। इसमें क्या होता है SME, एक स्थिति तो ये बन गई, ठीक है, और एक स्थिति SEM, दो स्थिति बनती है। यानी यहां पर ये तो चंद्र ग्रहण हो गया, ये सूर्य ग्रहण। इन दोनों में क्या आता है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या आता है दीर्घज्वर आता है। वो शिव जी की वाली बात बता रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे युति, इसको क्या बोल देंगे वियुति। क्या बोल देंगे वियुति। पूरी क्या होगी ये शिव जी की, क्या है ये शिव जी की। प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में भी। अब देखो ये कब है, जब ये तीनों के तीनों क्या है एक सीधी रेखा, मैंने अभी भी आपको बताया था इस प्रकार से S
ई, ये एक बार एम क्या आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा। समझ गए मेरी बात, ऐसे घूमना करता हूं। ये तो आपकी होगी पहली स्थिति दीर्घ जबर वाली। फिर बात करते हैं बी की। बी में मैं आपको बताऊं, सूर्य तो जैसे इधर है ही, ये आपकी पृथ्वी होगी, ये आपका चंद्रमा जो है वो इस प्रकार से घूमता हुआ ऐसे आता है, ठीक है ना, ये आपका एम है, ये भी क्या है एम, ये भी क्या है एम, ये भी क्या है एम, ठीक है। यहां ये स्थिति तो मैंने आपको बता दी सीधी रेखा वाली, लेकिन अब क्या होता है, अब यहां स्थिति बनती है आपकी ये वाली समकोण। समकोण की स्थिति जो होती है उसमें यहां पर सूर्य क्या करता है, यहां पर चंद्रमा नहीं होता है, अबे यहां ये तो लंबवत वाली हो गई, यहां ये नहीं होता तो लंबवत हो जाती, यहां चंद्रमा आ गया, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा यहां क्योंकि तो इसमें आ गया था। अब या तो ये स्थिति बनेगी या फिर बनेगी ये, तो ये क्या बन गई, ये कौन सी स्थिति बन गई, ये एस हो गया, ये एम हो गया और ये आपकी अर्थ हो गई, बन गई ना समकोणी। चाहे तो इधर से ले लो। अब ये पानी को ये भी इधर खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, तो ज्वार सामान्य ज्वार के बजाय क्या होगा, थोड़ा नीचे होगा। कितना परसेंट नीचे, 20% नीचे। तो इसको क्या बोलेंगे, लघु ज्वार या निम्न ज्वार इसको बोला जाता है। ये आए आपके पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। ये कब आते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को आते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आते हैं लघु ज्वर। अब देखो यहां इनके अपन बात करते हैं कि इनमें अंतर कितना होता है, दीर्घ ज्वर और लघु ज्वर में अंतर कितना होता है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। आप इसी को समझ लो, जिस प्रकार से हम बात करते हैं यहां पर इसकी, ये आपकी अर्थ हो गई और ये आपका मून। ये स्थिति कौन सी बनाई, लंबवत वाली बन गई। समकोणी की स्थिति लघु ज्वर आएगा। अगर मैं ऐसे कहूं ये सीधी रेखा में, ठीक है ना, ये कौन सी होगी, दीर्घ ज्वर वाली होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पर अमावस्या और ये पूर्णिमा, कौन से आएंगे, ऐसे होगा तो कौन से आएंगे, दीर्घ ज्वर। यदि स्थिति ऐसे होगी सप्तमी अष्टमी, और मैंने आपको कहा था कि इसमें कितने, ये चंद्रमा इसलिए पूरा का पूरा चक्कर लगाता है तो कितने दिन में, 28 दिन, मैंने अभी बताया था आपको 28 दिन। सही अगर देखा जाए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड बताया था ना। ये 28 दिन की बात करते हैं, इसको डिवाइड कर दो एक बार आप, ये मान लीजिए 0 है, फिर ये 7 हो गया, ये यहां पर 15 हो गया क्योंकि दो तिथियां एक भी तो थे ना, जैसे 5 से 6 हो जाती है वैसे, ये 21 और ये फिर ये 28, ये 0 मान लो इसको, समझिए। या तो आप इधर से काउंट कर दो चाहे आप इधर से कर दो। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये 7 दिन हो गए, ये 7 दिन, ये 7 दिन, ये 7 दिन। तो यहां सप्तमी और अष्टमी इधर से आप काउंट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 15, ये 14 और ये 28 कर सकते हो आप यहां पर। तो इस प्रकार ये सप्तमी और अष्टमी को आते हैं, ठीक है ना, यानी सप्तमी और अष्टमी। अब वो देखो ये कृष्ण पक्ष की इधर से आ रहा है तो इस प्रकार से कृष्ण पक्ष की हो गई, और इस प्रकार से क्या होगी, शुक्ल पक्ष की। अब इन दोनों में अंतर कितना होता है, अंतर आप देख सकते हो, ये 15 है और ये आपके 7, यहां पर इसको 7-8 होते रहते हैं। तो इनमें अपन अंतर की बात करते हैं, दीर्घ ज्वर और लघु ज्वर में जो अंतर होता है ये 7 दिन का होता है। कितना होता है, ये 7 दिन का अंतर होता है। लघु ज्वर और दीर्घ ज्वर में कितने का अंतर होता है, 7 दिन का। ये सामान्य रूप से प्रश्न ने पूछा है, इसलिए आप ध्यान करेंगे। तो ये तो हो गया आपके सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार, दीर्घ ज्वर, लघु ज्वर। ये 20% ऊपर उठते हैं, ये 20% कम है, ठीक है ना। क्यों, मैंने आपको कारण बता दिया कि ये जो लघु ज्वर है ये समकोणी की स्थिति पर होते हैं, और ये क्या होते हैं, बिल्कुल लंबवत होते हैं, एक ही दिशा में, एक ही सिद्ध में होते हैं, इसलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा पॉइंट
देखिए आवृत्ति के आधार पर बात करते हैं तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और इन 3 भागों की यदि अपन बात करते हैं तो ये 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? मैं इसमें आपको बताऊं कि सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि एक तो होता है आपका दैनिक, एक होता है आपका अर्धदैनिक, एक होता है आपका मिश्रित। कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान करना है कि आवृत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो आवृत्ति की बात यदि करता है वो, तो उसमें आप ध्यान देंगे कि इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। चलो हम बात करते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। देखिए 3 पार्ट जो इसके हैं, एक तो लेते हैं अपने दैनिक। दैनिक की बात बताता हूं आपको, किसके आधार पर? बी पॉइंट है आपका और आवृत्ति के आधार पर। एक प्रकार कौन सा? दैनिक, दूसरा अर्धदैनिक, तीसरा मिश्रित। दैनिक की बात करता हूं तो दैनिक ज्वार की बात करें तो इसमें प्रतिदिन क्या होता है? एक तो उच्च ज्वार आता है और एक निम्न ज्वार आता है। और इन दोनों ज्वारों के बीच की ऊंचाई की बात करते हैं, मतलब जो उच्च ज्वार आया और जो निम्न ज्वार है ना, एक एक आते हैं, उनकी ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। यानी इसमें एक उच्च ज्वार वह एक क्या आता है? निम्न ज्वार आता है। और दोनों के बीच की ऊंचाई क्या होती है? समान ऊंचाई। ठीक है, यहां पर क्या होते हैं? 2 अर्धदैनिक हो गया ना, आधा हो गया अर्धदैनिक में, यहां पर 2 तो क्या होते हैं? उच्च ज्वार, और 2 ही निम्न ज्वार आते हैं। और इनकी ऊंचाई क्या होती है? समान। इनकी ऊंचाई भी क्या होती है? समान ऊंचाई होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन मिश्रित। मिश्रित में 2 ज्वार जो होते हैं उनकी ऊंचाई क्या होती है? असमान ऊंचाई। असमान ऊंचाई। इनमें ज्वारों के बीच की जो ऊंचाई होती है वो समान नहीं होती है। और ये ज्वार मुख्य रूप से, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, और यहां पर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग की बात करते हैं अपन। दक्षिणी अमेरिका है, इसके पश्चिमी तट की बात करते हैं, तो यहां पर जो ज्वार भाटा आते हैं, यहां पर जो ज्वार भाटा आते हैं वो कौन से आते हैं? मिश्रित। और इस साइड में आपको पता है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर भी है और बहुत सारे द्वीप भी हैं। यानी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर वह प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं, वहां पर कौन से ज्वार भाटा आते हैं? मिश्रित ज्वार भाटा आते हैं। कौन से आते हैं? मिश्रित ज्वार भाटा। इसके अलावा यहां पर एक बात ध्यान में और आ गई, वो बता देता हूं आपको कि ये आपका उत्तरी अमेरिका, यहां पर कनाडा, और कनाडा का ये जो तट है यहां पर नोवा स्कोशिया। कनाडा के नोवा स्कोशिया में यहां पर एक खाड़ी है, फंडी की खाड़ी। और इस फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, 15 से लेकर के 16 मीटर ऊंचा आता है। कितना? 15 से लेकर के 16 मीटर ऊंचा आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां आता है? उत्तरी अमेरिका के कनाडा तट है, वहां पर नोवा स्कोशिया में फंडी की खाड़ी है। इस फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, 15 से लेकर के 16 मीटर ऊंचा। ये प्रश्न आ चुका फर्स्ट ग्रेड में भी, ध्यान करेंगे आप। और इसके अलावा एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा मैं भारत की भी बात करूं आपको थोड़ा सा यहां से, जैसे ये अपने गुजरात है, यहां पर ओखा तट है। कौन सा? ओखा तट। और ओखा तट की हम बात करते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है, 2.7 मीटर ऊंचा आता है। ये कहां आता है? ओखा तट पर। भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहां आता है? ओखा तट पर, गुजरात में 2.7 मीटर। विश्व का कहां आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। बेटा ध्यान करेंगे आप। इसके अलावा एक बात आप और भी ध्यान करेंगे, यदि मैं आपको बताऊं कि ज्वार भाटा जो
प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। कितना? 4 सेंटीमीटर। 1 मिनट में सामान्य रूप से कितना ऊपर उठता है? 4 सेंटीमीटर। या मैं ये कहूं कि 1 घंटे में 2.4 मीटर ऊपर उठ जाता है। कितना? 2.4 मीटर ऊपर उठ जाता है। ये भी आप ध्यान करेंगे यहां पर, ठीक है। अब देखते हैं अपन, ये आपके क्या हो गए? प्रकार हो गए, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत की मैं आपको बात बताऊं तो वो ज्यादातर फर्स्ट ग्रेड या फिर यूं कहें कि स्कूल व कॉलेज लेक्चर एग्जाम में या फिर नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीट एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप ध्यान कर लेंगे कि क्वेश्चन वहां से पूछा जाए तो सिद्धांत में केवल सिर्फ नाम पूछते हैं या फिर ये पूछते हैं कि वहां पर ऊपरी को दे दिया जाएगा कि ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब करना क्या है? कौन सा सिद्धांत है वो ज्वार भाटा से संबंधित है और किसने ये दिया था। तो मैं आपको यहां बताता हूं 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, प्रगतिशील। प्रगतिशील की जगह एक बार नाम दूसरा भी दिया गया था, प्रगामी। प्रगामी, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत। ये किन्होंने दिया था? ये विलियम हवेल ने दिया था। हेवेल, किसने दिया था? ये हेवेल ने दिया था, ठीक है। उसके बाद में दूसरी की बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत आपका आता है नेहर सिद्धांत। ये किसने दिया था? एयरी ने दिया था। किसने दिया था? ये एयरी ने दिया था। फिर बात करते हैं तीसरे की, स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत, स्थैतिक तरंग सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? हैरिस ने किया था। हैरिस, स्थैतिक हैरिस, ठीक है। अब यहां एक मैं और बताता हूं आपको, डाउटफुल नोट के रूप में ध्यान करेंगे आप, जो इससे संबंधित नहीं है। मैं आपको बताता हूं यहां पर स्थिर यानी स्थैतिक नाम भी आ सकता है, स्थिर या स्थैतिक एक ही बात है। तो स्थिर स्थल सिद्धांत यानी स्थिर लिख दो चाहे स्थैतिक लिख दो। स्थैतिक स्थल सिद्धांत ये ज्वार भाटा से संबंधित नहीं है। ये किसने दिया था? ये मर्रे ने दिया था। किसने दिया था? ये मर्रे ने दिया था। स्टेबल लैंड थ्योरी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल लैंड थ्योरी किसने दी थी? अब देखो मरते कहां है? लैंड पे मरते हैं, स्थल पर मरते हैं। लैंड कहां? तो इसके ध्यान करेंगे, यदि स्थैतिक तरंग नाम आए ना तो हैरिस, तरंग नाम आए तो हैरिस करेंगे आप। और यदि स्थैतिक स्थल सिद्धांत, स्थल की बात करें तो स्थल पर मरे तो याद हो जाएगा मरे, यानी लैंड थ्योरी किसकी थी? मरे की थी। ये एक अलग से मैंने आपको बताया दिया, ध्यान करेंगे। चौथे सिद्धांत की बात करते हैं। चौथा सिद्धांत जो है वो है गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत, गतिक सिद्धांत किसने दिया था बेटा? ध्यान करेंगे आप, गतिक सिद्धांत मुख्य रूप से लाप्लेस ने दिया था। लास्ट की हम बात करते हैं नंबर 5, न्यूटन के सिद्धांत की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत भी बोल सकते हैं या फिर संतुलन सिद्धांत। संतुलन सिद्धांत या फिर गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? ये न्यूटन ने। इस प्रकार ये क्या हो गए? ज्वार भाटा के सिद्धांत हो गए। सीधे सीधे नाम याद रखने, कौन सा सिद्धांत किसने दिया। अभी तक एग्जाम में जितना भी पूछा गया है वो बेटा इतना ही पूछा गया है कि सिद्धांत किसने दिया है और ये सिद्धांत किससे संबंधित हैं, ठीक है। ये आप ध्यान करेंगे मुख्य रूप से। इसके अलावा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये तो आप ध्यान करेंगे इसके बारे में।
अब देखिए यहां पर एक चीज और बच गई, वो मैं आपको बताता हूं कि ज्वार भाटा जो है ये इसकी ऊंचाई कम ज्यादा क्यों होती है। कम ज्यादा होने का कारण मैं आपको बताऊं तो उसके मुख्य रूप से कारण क्या क्या हो सकते हैं। उसके कारण क्या हो सकते हैं, ऊंचाई ये अलग बता रहा हूं, ध्यान करना। ऊंचाई कम ज्यादा होने के कारण क्या हो सकते हैं, एक तो समुद्र जो है उस समुद्र का क्या आ जाएगा, विस्तार आ जाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है ज्वार भाटा की ऊंचाई या तरंगों की। दूसरी ज्वारीय तरंगों की ऊंचाई की बात करते हैं तो उसमें एक आता है आपका समुद्र का तट भी आता है, समुद्र का तट, ये भी ज्वार भाटा की जो तरंग की ऊंचाई है, तरंगों की ऊंचाई को बढ़ाने वाले कार्य बता रहा हूं। समुद्र का विस्तार, समुद्र का तट, और तीसरा जो है वो है आपका समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई। ये तीनों क्या करते हैं, तरंगों की ऊंचाई जो है उसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आप यहां ये भी देखेंगे कि जो ये तरंगे हैं इनकी ऊंचाई कम ज्यादा तो किसके कारण से होती है, समुद्र के विस्तार के कारण, समुद्र के तट के कारण, समुद्र की जो गहराई है उनके कारण से होती है। अब मैं बात करता हूं कि यदि जो मैंने आपको चंद्रमा की कलाएं हैं वो बताई थी, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो मैं एक बार आपको वहां से और बता देता हूं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो बेटा आप ले सकते हैं। ज्वार भाटा में क्वेश्चन आपका गलत जिंदगी में नहीं होगा, एक ही वीडियो में पूरा पूरा कवर कर जाएंगे। देखिए हम बात करते हैं कि यदि चंद्रमा की, सूर्य की या यूं कहें पृथ्वी की जो परिक्रमण या परिभ्रमण है उस काल को बढ़ा दिया जाए तो ज्वार भाटा के समय में क्या अंतर आता है। पहले आप बात करेंगे चंद्रमा का जो घूर्णन है, मतलब दैनिक गति, मतलब परिभ्रमण का ज्वार भाटा पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन मैं बात करूं कि चंद्रमा जो है, इस चंद्रमा के परिक्रमण को यदि दुगुना कर दिया जाए, परिक्रमण को क्या कर दिया जाए, यदि दुगुना कर दिया जाए तो ज्वार में कितनी देरी होगी, दुगुना कर देते हैं तो अगला ज्वार जो है वो क्या होगा, उसमें कितनी देरी होगी, उसमें दुगुनी देरी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अगले ज्वार में देरी दुगुनी होगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि आधा कर दिया जाए तो उसमें आधी हो जाएगी। फिर बात करते हैं अपने पृथ्वी के घूर्णन की, घूर्णन को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए तो अगला ज्वार जो है उसमें देरी की बात करते हैं तो वो अगला ज्वार जो है वो क्या होगा, उस ज्वार में देरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि पृथ्वी है इसके घूर्णन को आधा कर दिया जाए तो अगले ज्वार में देरी जो है दुगुनी होगी। इसको मैं सिंपल रूप से बताता हूं, याद रह जाएगा आपके। मैं आपको ये बताता हूं कि एक स्थान पर ज्वार आने के बाद में दूसरे स्थान पर ज्वार आएगा ना, वो कितनी देरी पर आएगा, 26 मिनट की देरी पर आएगा। लफड़ा ये 26 मिनट का है, समझ गए मेरी बात। एक यहां पर ये वापस, ये तो क्या हो गया दूसरे स्थान पर, और ये मैं कहता हूं पुनः उसी स्थान पर कब आएगा, 52 मिनट बाद, याद रह जाएगा। देखिए यहां पर आपको ये ध्यान करना है, मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और आपके पिताजी जो हैं, देखो दो बातें हैं,
एक पानी का गिलास भरा हुआ है, आज सॉरी आधा गिलास है, तो कोई तो कहते हैं यार आधा ही भरा हुआ है, कई कहते हैं अरे यार आधा तो भरा हुआ है। तो दो अलग अलग सोचें होती हैं। यदि मान लीजिए कि आपके माता पिता जो हैं वो क्या है आपसे आगे चल रहे हैं, तो कुछ एक बच्चे क्या करते हैं, कुछ एक बच्चे तो क्या करते हैं कि अपनी गति को बढ़ा देते हैं, और कुछ बच्चे, लेकिन आजकल के बच्चों की बात करता हूं मैं, अगर आपके माता पिता आपके आगे आगे चल रहे हैं तो आपकी गति क्या हो जाएगी, कम। अरे एक बार पिताजी जा रहे हैं, जाने दो उनको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टैंड है, आप यहां हैं, ठीक है, आपके पिताजी, ये आपके पिताजी हैं और ये आप खुद हैं स्वयं। तो आप यहां पर पहुंचेंगे तो आपके पिताजी आगे जा रहे हैं, तो आप जब यहां पहुंचेंगे तो आपकी गति क्या हो जाएगी, पिताजी जाने से कम हो जाएगी, और गति कम हो जाएगी तो आपको यहां पहुंचने में समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समय क्या लगेगा आपको, ज्यादा। तो यहां पर आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दुगुना, दुगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर मैं यदि आपको ये कहूं कि मान लीजिए स्थिति उलट जाती है, ये स्टैंड है, आपको यहां जाना है, ठीक है ना, ये आप स्वयं होगे, तो यहां पर अब आप यहां तो क्या है स्वयं, यहां क्या है आपके पिताजी, तो आप यहां पर आएंगे तो आपकी गति क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि पिताजी आते हैं जल्दी चलो, तो ज्यादा गति क्या होगी आपकी, ज्यादा, तो आपको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। यहां गति क्या है, कम, तो समय क्या लगा आपको, ज्यादा लगा। समझे मेरी बात? तो इसलिए सीधा सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको बताता हूं। यदि पृथ्वी की, यदि मैं आपको कहता हूं घूर्णन ना, इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि चंद्रमा का परिभ्रमण काल यदि दुगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया, चौगुना कुछ भी कर दिया जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला जवाब आएगा वो 26 मिनट की देरी से ही आएगा। कब आएगा, 26 मिनट की देरी, क्योंकि प्रभाव ही नहीं पड़ा। अगला जवाब आएगा वो कब आएगा, 26 मिनट की देरी पर आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात, चंद्रमा जो है उसके परिक्रमण को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया। परिक्रमण क्या कर दिया आपने, दुगुना कर दिया, तो अगला जवाब जो है वो कब क्या होगा, दुगुना, यानी 52 मिनट बाद में आएगा। कब आएगा वो, 52 मिनट बाद में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार पृथ्वी की घूर्णन गति की बात करते हैं, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति को क्या कर दें, दुगुना कर दें। परिभ्रमण गति कितनी, 24 कितनी होगी, 48, उसको आपने दुगुना कर दिया। दुगुना कर दिया तो दुगुना करने के बाद में उसमें जो समय है वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया आधा हो जाएगा। आधे की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, 26, तो 26 का आधा कितना हो गया, 13 मिनट। लेकिन यदि आपको ये कहे कि अगला प्रत्यक्ष जबर कब आएगा, तो वो 26 मिनट बाद में आपको कहेगी अगला अप्रत्यक्ष जबर कब आएगा, वो आएगा 13 मिनट बाद। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है, जो आपको डाउट है, वो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके लिए पहल क्लासेस नवलगढ़ हमेशा तैयार है। जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसके बटन पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।